तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th का अध्याय 5 नागरी लिपि को देखने वाले हैं। नागरी लिपि में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को आज कराऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी प्रश्नों को बारीकी से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि नागरी लिपि में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को मैं निचोड़ के आप लोगों को बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेते हैं और सही आंसर दे देते हैं तो परीक्षा में आप लोग 90 प्लस नंबर जो है कि लाने का आप लोग का जो है कि टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बिना देर करते हुए चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके लाते रहता हूँ। आइए एक बार देख लेते हैं। ये है चैप्टर नागरी लिपि अध्याय 5, क्लास 10th का रहेगा, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी है हम लोगों के पास, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामनीय शब्द अंकित था। बोलिए कौन सा शासक ने ऐसा किए थे? बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने या बादशाह बाबर ने? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने, बादशाह अकबर ने। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? पूछ रहा है कि उसका व्यक्तिगत नाम क्या था, ठीक है। बोलिए तो उसका व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेव, देव या ददन? बोलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम, ठीक है, यानी कि उसे सभी व्यक्ति उसको इन चारों में से एक उसका राइट आंसर है जिस नाम से उसे पुकारा करते थे। बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा देव, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था बाबू, याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है कि काशी क्या है? पूछा है कि काशी क्या है? असुर नगरी है, देव नगरी है, पशु नगरी है या फिर पक्षी नगरी है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशी क्या है? काशी, काशी देव नगरी है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, काशी क्या है? तो काशी एक देव नगरी है। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बोलिए ये किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बाबू लोग? तो ये इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा? बौद्ध का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का या जैनों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनों का, ठीक है। आइए पांचवा नंबर प्रश्न है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिलाहार शासक केसीदेव, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष या फिर परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये वाला सी ऑप्शन नंबर, परमार शासक भोज। आइए आगे देखते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न है कि मराठी, नेपाली और देवनागरी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्ठी है, मगधी है, ब्राह्मणी है या फिर देवनागरी है? बोलिए तो मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं का जो है कि लिपि क्या होता है? बोलिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी, ठीक है। इसका देवनागरी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा देवनागरी। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। बोला है कि गुनाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में या फिर देखिए और यहाँ पर है बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा। कौन भाषा? मराठी भाषा में। गुनाकर मूल्य ने मराठी भाषा में किए थे अपनी मिडिल स्तर की पढ़ाई। 8वां नंबर प्रश्न हम लोगों का कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? बोलिए दिल्ली, ए दिल्ली, बी जैनपुर, सी वर्धा, डी इलाहाबाद? बोलिए क्या होगा राइट आंसर? सी वर्धा। सी वर्धा में हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की थी। आइए आगे देखते हैं।
नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ठी लिपि, सी ब्राह्मणी लिपि, डी देवनागरी लिपि में। बोलिए तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा जल्दी। देवनागरी लिपि। कौन लिपि बाबू? देवनागरी लिपि राइट आंसर। ठीक है, आप लोग सभी को याद कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। आगे 10 नंबर का दिया कि ये वाला जो अक्षर, ये जो साइन है का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? बोलिए, आप लोग इसको देख लीजिए। ये वाला जो दिया गया है साइन, इसका संबंध वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में किस भाषा से है? बोलिए तो नेपाली से, मराठी से, तमिल से या फिर बांग्ला से? बोलिए जल्दी, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए मराठी। क्या होगा इसका राइट आंसर? मराठी से संबंध है। आइए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बोलिए क्या है? पुत्री है, बहन है, भिगनी है या बहू है? क्या है? बोलिए। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्या है? जल्दी बोलिए राइट आंसर इसका। बहन है बाबू लोग। क्या है? बहन है। आइए आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। बोला है कि केरल के शासकों के द्वारा, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? वो देखिए, वीर, याद रखिएगा, वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, बी ब्राह्मणी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में? बोलिए, इसका राइट आंसर होगा नागरी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मणी सब में नहीं लिखा गया, नागरी लिपि में लिखी गई है। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? ठीक है, देखो क्या दिया बाबू। पहले पहल किस राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का या फिर चोल राजाओं का? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। किसका? विजयनगर के राजाओं का। टकसाल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल पूछता है। टकसाल क्या है? टकसाल क्या है? टकसाल का संबंध किससे है? कभी कभी ये भी पूछेगा टकसाल है क्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न है कि टकसाल का संबंध है सिक्कों से, लिपि से, अभिलेखों से या फिर अनाज के ढेर से? 14 का राइट आंसर सिक्कों से। किससे? सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का प्रश्न, सरबान बेल गोला स्थान का संबंध है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से? बोलिए 15 का राइट आंसर। ए जैन धर्म से। किससे बाबू? जैन धर्म से संबंध है, याद रखिएगा, जैन धर्म। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। कहने का मतलब ये नागरी लिपि को जो है कौन लिखे हैं, के निबंधकार कौन है? पुनाकर मुले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुनाकर मूल्य। नागरी लिपि गुनाकर मूल्य, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? बोलिए किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से या इनमें से कोई नहीं? बोलिए किससे लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? भारतीय लिपियों की कहानी से। आइए हम लोगों का प्रश्न 18 नंबर। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर नंदी नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि या फिर ये यहाँ पर जो है मराठी लिपि? बोलिए तो किससे संबंध होगा मराठी का? मराठी शुरू में भी हम आप लोगों को बताए थे, देवनागरी लिपि से संबंध है। इसका राइट आंसर देवनागरी। ठीक है, देवनागरी मराठी का, मराठी भाषा का संबंध किससे है? देवनागरी लिपि। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? बोलिए सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्धि योग है, साधु है या एक प्रकार की लिपि है? सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, याद रखिएगा। ये आगे देखते हैं। आगे दिया गया कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, ए प्रयाग को, बी काशी को, सी मथुरा को, डी उज्जैन को? बोलिए तो देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? काशी, काशी, याद रखिएगा बाबू लोग, काशी को। आगे है मालवा में, मालवा में
नगर नगर नागर, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? अच्छा, किसने कहा? बोलिए, अल-बरूनी ने कहा, या इब्न बतूता ने कहा, मार्को पोलो ने कहा, या देवराय प्रथम ने कहा था? मालवा के नगर नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का अल-बरूनी ने कहा था। किसने कहा था बेटा? अल-बरूनी इज द राइट आंसर, अल-बरूनी। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखते देखते हम लोग। कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ठीक है, एक विद्वान था, या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, या फिर जो है कि राजवैद्य था। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि अमोघ वर्ष कौन था। तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में है, संस्कृत में है, या हिंदी में है? बोलिए, 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का संस्कृत भाषा, इसमें संस्कृत भाषा में है। आगे है कि बैतमा कहाँ है? बैतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, या पटना के पास? बोलिए तो, इंदौर के पास। किसके पास बेटा? इंदौर के पास। आगे है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी में, ठीक है, ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? बोलिए, क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है, देवनागरी कहा है, गुजराती, या फिर ब्राह्मणी? 25 का राइट आंसर क्या होगा? नंदी नागरी कहा है। क्या कहा है? नंदी नागरी। आगे है हम लोगों का अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देवनागरी लिपि में, या फिर खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, या फिर ब्राह्मणी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। हिंदी जो हम लोग लिखते हैं, कौन लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आइए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? बोलिए, किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में, सिद्धम लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, या नागरी लिपि में? बोलिए, क्या होगा राइट आंसर? नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि? नंदी नागरी लिपि। 28 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि नागरी लिपि कब एक नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, 15वीं सदी में, या फिर ईसा पूर्व काल में, 8वीं 11वीं सदी में, या कभी नहीं? बोलिए तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ये जो है 8वीं और 11वीं सदी में। कब? 8वीं और 11वीं सदी होगा। आइए 29 का प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, या फिर ब्राह्मणी, या सिद्धम? बोलिए, क्या कहलाती थी? बोलिए राइट आंसर। ठीक है, सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को मेरा सारा वीडियो तो मिलेगा ही, और मैं एग्जाम के टाइम में वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले यही कर लेते हैं 31 का। बोलिए तो, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? 30 नंबर का प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? बोलिए, 1935 में। कब? गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए आगे करते हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? बोलिए तो, धारा नगरी के, या मेराव के, कन्नौज के, या फिर ये अजमेर के? बोलिए, क्या होगा राइट आंसर? ये वाला, धारा नगर के। किसके? धारा नगर के, धारा नगरी के, धारा नगरी के। 32 का राइट आंसर। आइए 33 नंबर, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा
कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को जो है कि क्या कहा जाता होगा? अनुमान लगाइए। पाटलिपुत्र या फिर बिलासपुर या फिर कुसुमपुर या फिर देवनगर। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनगर। देवनगर कहाँ गया? ये होगा राइट आंसर, देवनगर। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ सके। गुणाकर मूल्य। तो आइए आगे देखते हैं कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। बोलिए तो 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या 4500 से अधिक। बोलिए तो कितने लिखे हैं गुणाकर मूल्य ने? विभिन्न विषयों पर कितने निबंध अभी तक में वो लिख चुके हैं? 34 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिए वीडियो रोक रोक के, ताकि आप लोग अधिक से अधिक सीख पाइएगा। नहीं तो वीडियो चलते रहेगा, आप लोग सही आंसर का अनुमान कीजिए क्या होगा। बोलिए तो 34 का 2500 से अधिक जो है कि इन्होंने निबंध अभी तक में वो लिख दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, हरिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। बोलिए 25 का राइट आंसर क्या होगा? गुणाकर मूल्य। क्या होगा बाबू? गुणाकर मूल्य। क्या ये होगा राइट आंसर? गुणाकर मूल्य। ये 36 का देखते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। बोलिए इस्लामी शासक का आरंभ काल है 36 का 12वीं सदी से। 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? हम लोग जन्म और अस्थि देख चुके हैं कहाँ पर हुआ था। अब है मृत्यु। तो बोलिए गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? 2009 में। 2009 में। सोचिए आप लोग का जन्म हुआ था या नहीं? आप लोग का जन्म कब हुआ है? कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोगों का जन्म, डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो तब हम अनुमान करेंगे कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु से पहले आपका जन्म हुआ कि बाद में। आगे है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? बोलिए 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत? 38 का राइट आंसर बोलिए सी, दक्षिणी भारत। कौन भारत? दक्षिणी भारत में मिलता है। आगे है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022 या 1023? बेतमा दान पत्र, ठीक है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बोलिए किस समय का है? 40 का राइट आंसर 1020 ईस्वी। 1020 ईस्वी राइट आंसर होगा। आइए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4थी सदी? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वीं सदी। क्या होगा? 8वीं सदी। ये हम लोग देखते हैं कि निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य जी। के गुणाकर मूल्य होगा राइट आंसर। यानी ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नागरी लिपि जो पढ़ रही है, एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है? गुणाकर मूल्य जी। आइए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। उत्तर भारत की भाषा है, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की? बोलिए तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण भारत का। ठीक है, ठीक है बच्चों, दक्षिण भारत राइट आंसर होगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? बोलिए तो रामायण की भाषा किस जो है कि भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी? बोलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जान ही रहे होंगे, संस्कृत। देवों की भाषा भी है संस्कृत। देवों की भाषा संस्कृत। आंसर भी होगा संस्कृत। आइए 44 का प्रश्न देखते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? पूछा कि ये कौन सी विधा है? निबंध है कि साक्षात्कार है या भाषण है या कहानी है? बोलिए तो ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? नागरी लिपि क्या है? ये एक निबंध है, याद रखिएगा। आगे है हम लोगों का अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? देवनागरी कहलाती है, ब्रह्मनागरी कहलाती है, नंदी नागरी कहलाती है या फिर विजय नगरी कहलाती है? बोलिए विजय नागरी कहलाती है। 45 का क्या होगा राइट आंसर? नंदी नागरी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की
नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी। आगे है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? बोलिए तो अकबरनामा, या बी सहनामा, सी पद्मावत, या फिर रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस। बोलिए इसका 46 का राइट आंसर क्या होगा? पदम, ये वाला सी। बोलिए क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो पद्मावत। इसको क्या कहेंगे? पद्मावत। आइए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक जो है कि प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, या कन्नड़? ठीक है, यहाँ देखिए नीचे कन्नड़। बोलिए क्या होगा राइट आंसर? तमिल। कौन? तमिल। दक्षिण भारत में क्योंकि वैसे भी तमिल भाषा ज्यादा बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है। बोलिए सरहपाद की कृति क्या है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, वृक्ष कट्टिकम, मेघदूतम। 48 का क्या हो जाएगा? दोहा कोश। क्या हो जाएगा? दोहा कोश। आगे दिया गया है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, या फिर रख रसखान की, जीवनानंदन दास की, गुरु नानक की? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरहपाद की। किसका बेटा? सरहपाद की। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि है। बोलिए हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? ए बी सी डी में राइट आंसर इसका क्या होगा? बोलिए हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी के आदि कवि किसे माने जाते हैं? सरहपाद को। किसको? सरहपाद को। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? बोलिए सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? बोलिए तो बाबू सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? मैक्स मुलर का, बिरजू महाराज का, गुणाकर मूल्य का, या फिर डी महात्मा गांधी का? सूर्य नामक गुणाकर मूल्य का। किसका? गुणाकर मूल्य इज द राइट आंसर। आगे दिया गया कि देवनागरी भाषा, देवनागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी भाषाएं किस जो है कि लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, या खरोष्टी में, या फिर सौरसेनी में, या ब्राह्मणी में? बोलिए 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का इसका हो जाएगा देवनागरी। इसका क्या हो जाएगा? देवनागरी। आगे है कि दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, गंग वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश? बोलिए दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? बोलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है भोज, दंती दुर्ग, महेंद्रपाल, श्री गंगराज। श्री गंगराज। बोलिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर भोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोज। ठीक है, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है भोज। क्या प्रसिद्ध है? भोज। आगे है कि दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? श्याम, भोज, कृष्ण, या फिर रामचंद्र? बोलिए क्या होगा राइट आंसर? कृष्ण। क्या? कृष्ण। दंती दुर्ग के चाचा का क्या नाम था? कृष्ण। जल्दी जल्दी आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग का वीडियो कंप्लीट ही होने वाला है। अब कुछ ही ऑब्जेक्टिव बचा है, तो इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को जैसा कि बताते आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं पूरा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना कहाँ है? तो यहाँ विजय स्टडी पॉइंट से, तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 56 का आंसर क्या होगा? देखिए आगे 56 का प्रश्न पढ़ते हैं। गोमटेश्वर, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? श्रवण बेल गोल में, कन्नौज में,
कलिंग में या फिर बेतवा में? बोलिए तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोल। श्रवण बेलगोल में पुतला है उसका, ठीक है। कमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? श्रवण बेलगोल में। आइए आगे देखते हैं बाबू, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते चलिए। 8वीं सदी में, कब? 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? बोलिए कहाँ? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? बोलिए तो क्या होगा 57 का राइट आंसर? जल्दी। महाराष्ट्र में। कहाँ पर बाबू? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। ये आगे देखते हैं। अब हम लोगों का प्रश्न खत्म ही होने वाला है, बस बहुत ही जल्द 60 प्रश्न है टोटल। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? बोलिए विक्रमादित्य या फिर दंती दुर्ग, महिर भोज या चंद्रगुप्त प्रथम? बोलिए 58 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बोलिए 58 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। एलोरा का कैलाश मंदिर, ये मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है, ठीक है। यहाँ ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर के नाम पर भी ये जाना जाता है, एलोरा मंदिर, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कि किस वंश के शासकों ने बनवाया था? बोलिए तो गुर्जर, प्रतिहार वंश के, या फिर देखिए यहाँ आप लोग दिख रहा है ना, परमार, गुप्त या राष्ट्रकूट? बोलिए क्या होगा राइट आंसर इसका? राष्ट्रकूट। क्या होगा? राष्ट्रकूट। आगे है हम लोगों का, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत, धारा नगरी, कन्नौज या कलिंग? बोलिए तो राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? राष्ट्रकूट की राजधानी हम लोगों का क्या हो जाएगा बाबू लोग? ये वाला मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या हो जाएगा हम लोगों का? मान्यखेत। क्या? आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गणित सार संग्रह की रचना किया गया था? गणित सार संग्रह की रचना किया गया था दंती दुर्ग, महावीराचार्य, विक्रमादित्य या महेंद्र पाल? बोलिए तो गणित सार का रचना जो है कि किसने किया था? बोलिए कौन किया था? ये जो 4 ऑप्शन ABCD में गणित सार संग्रह का रचना किसने किया था? 61 का राइट आंसर बोलिए तो किसने किया था? ये होगा महावीराचार्य। महावीराचार्य ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आगे देखते हैं हम लोगों का, गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से? 62 का राइट आंसर बोलिए। 62 का राइट आंसर उड़ीसा से। 62 का राइट आंसर उड़ीसा से। जल्दी जल्दी और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि ब्राह्मणी लिपि शैली का प्रचलन भी था, यानी कि ब्राह्मणी लिपि का प्रचलन था, ठीक है। ब्राह्मणी शैली का प्रचलन भी था। कहाँ कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? इसका राइट आंसर आप लोग वीडियो रोक के कमेंट में दीजिए, तो बाबू लोग देखते हैं कितने बच्चे सही इसका आंसर दे पाते हैं। क्या? उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर? उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो कि 63 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, 63 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का खत्म हो चुका है। आप लोग मेरा बात मानिए, 63 ऑब्जेक्टिव जरा गौर कीजिए आप लोग की चैप्टर 5 में अगर मैं 63 ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाला हूं तो सोचिए आप लोग मुझे कितना मेहनत लगा होगा। इसलिए आप लोग इतना मेहनत तो लगा ही है, तो केवल चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं बच्चों, ताकि इसी तरह का और बेस्ट ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। मैं आपको मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, टोटल का मैं आप लोगों का करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लोग 2025 के एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों, 2025 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, ठीक है, 2025 के एग्जाम में हिंदी में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरा एक एक करके प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग जाइए और सारा का सारा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए, साथ ही खुद पढ़िए, ठीक है। मेन है आप खुद पढ़िए, आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टोटल ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए बच्चों, ताकि सारा का सारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अध्याय 6 में टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ। आप लोग और एक चीज बच्चों,
इसका पीडीएफ जो है आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।